नमस्कार। आज हम लोग का ये दूसरा क्लास है आरआरबी पीजीटी टीजीटी टीचर्स के लिए। और साथ ही साथ ये जो नोट्स है ना, ये जो कोर्स है ये आपका केंद्रीय विद्यालय के लिए भी काम आएगा। उनके भी टीजीटी पीजीटीज और पीआरटीज के लिए स्पेशली काम आएगा, क्योंकि पीआरटीज का बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इससे है। और साथ ही साथ जो भी हमारे सीटेट वगैरह के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी ये बहुत वैल्यूएबल नोट्स है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न फिलॉसफी का। पहले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी इंडियन फिलॉसफी के बारे में, फिलॉसफी के बारे में, और उनके जितने भी प्रकार हैं उन पर हम लोग डिस्कस किए थे। जो हमारे जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं ना, जो अभी जुड़ रहे हैं, वो आप हमारे पहले वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और वीडियो को अगर अच्छा लगेगा, वीडियो अगर आपके पसंद का है, तो आप इसको लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ। आज हम लोग बात कर रहे हैं वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में। वेस्टर्न फिलॉसफी जो हमारा जो पाश्चात्य दर्शन शास्त्र है, वो विचारों और ज्ञान की वह परंपरा है जो मुख्य रूप से यूरोप और बाद में अमेरिका में विकसित हुई थी। और अगर इसका हम ओरिजिन की बात करें ना, तो ये और इसका जो ओरिजिन था वो ग्रीस माना जाता है, जहाँ से विशेष रूप के अरस्तु, प्लेटो और सुकरात जैसे विचारकों का वहाँ पर जन्म हुआ था, वहाँ से उनका उदय हुआ और वहीं से वो चला है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है ना, वो बेसिकली जीवन, उसके अस्तित्व, ज्ञान, नैतिकता, तर्क और समाज जैसे मूलभूत प्रश्नों का अध्ययन करता है, उसका विश्लेषण करता है और उसके बारे में जानता है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है ना, उसकी अलग अलग शाखाएं होती हैं। यानी कि वेस्टर्न फिलॉसफी में 5 अलग अलग शाखाएं हैं जो अलग अलग ढंग से इन सारी चीज़ों का अध्ययन करती है, उसका विश्लेषण करती है। जिसमें सबसे पहला आता है मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स परम तत्व मीमांसा, जो कि वास्तविकता और अस्तित्व का अध्ययन करता है। एपिस्टेमोलॉजी यानी कि ज्ञान मीमांसा, ज्ञान क्या है, हम कैसे जान सकते हैं, ज्ञान के बारे में कैसे पता कर सकते हैं, इस पर वो अध्ययन करता है। एथिक, नैतिकता, सही गलत के बारे में अध्ययन करता है। लॉजिक, तर्कशास्त्र है, सही तर्क और सोचने के नियमों का अध्ययन करता है। पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक दर्शन जो है ना, सरकार, स्वतंत्रता और न्याय का विश्लेषण करता है। तो पूरा का पूरा जो ये वेस्टर्न फिलॉसफी है ना, ये 5 अलग अलग ब्रांचेज में डिवाइडेड है और अलग अलग ब्रांचेस का अपना अलग अलग उसका अपना अलग अलग कार्य है, उसका अलग अलग सिद्धांत है जिस पर वो चलता है। वेस्टर्न फिलॉसफी को हम लोग जो है 4 अलग अलग टाइम लाइन में बांट देते हैं, उसको अलग अलग कालखंड में उसको हम लोग डिवाइड करके उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला आता है हमारे पास प्राचीन दर्शन है, एंसेंट फिलॉसफी, जिसमें कि सुकरात, अरस्तु और प्लेटो जैसे दार्शनिक थे। दूसरा आता है हमारे पास मीडिएवल फिलॉसफी, मध्य युगीन दर्शन, जो कि धर्म पर आधारित था। उनके विचार जो थे संत के, वो धर्म पर आधारित रहते थे, जैसे कि संत अगस्टिन, ठीक है, और संत थॉमस एक्विनस। ये सब जो थे वो मध्ययुगीन फिलॉसफी के समय के थे और उन्होंने अपने धर्म आधारित विचारों को प्रचारित किया था। आधुनिक दर्शन, मॉडर्न फिलॉसफी जो था वो रने डिकार्ट, जॉन लॉक, इमैनुअल कांट जैसे दार्शनिकों का समय था, जिन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाया। और चौथा जो हमारा था वो था समकालीन दर्शन, कंटेम्प्ररी फिलॉसफी। विभिन्न विचारधाराएं जैसे कि अस्तित्ववाद, जिसको प्रतिपादित किया था जीन पॉल सार्त्र ने, और संरचनावाद जैसे चीज़ें जो थी वो समकालीन कंटेम्प्ररी फिलॉसफी में चली और वहाँ पर उसका अभ्युदय हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। अब हम लोग एक एक करके जो है ना, हर एक कालखंड को थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसमें ऐसा क्या क्या हुआ था। प्राचीन फिलॉसफी में जो मुख्य दार्शनिक जो थे वो सुकरात थे, जिन्होंने नैतिकता और प्रश्न पूछने की विधि जो था उसका प्रतिपादित किया। और उनका जो मुख्य विचार जो था वो था नैतिकता पर जोर देते थे और प्लस प्रश्न पूछने की उनके अलग अलग तरीकों पर वो जोर देते थे। प्लेटो, आदर्श जो राज्य की अवधारणा थी वो प्लेटो ने दी। आइडिया ऑफ फॉर्म्स, उन्होंने अपना सिद्धांत बनाया और उस पर वो उनके सारे विचार जो थे उसी से रिलेट करते थे, कनेक्टेड रहते थे। अरस्तु, तर्कशास्त्र का जनक जिनको माना जाता है, प्रकृति और कारणों का अध्ययन पर वो फोकस किए, जोर दिए और उनके जो विचार हैं वो इस पर आधारित रहते हैं। तो ये थे प्राचीन दर्शन के। मध्ययुगीन दर्शन यानी कि मीडिएवल फिलॉसफी में मुख्य दार्शनिक थे संत ऑगस्टिन, जो कि ईश्वर और आत्मा का महत्व पर जोर देते थे। वो बताते थे कि ईश्वर है, आत्मा है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है, वो सारी चीज़ों पर वो जोर देते थे। और ईसाई दर्शन भी उनका मुख्य विचारधारा में वो आते थे। संत थॉमस एक्विनस जो थे वो विश्वास और तर्क के मेल पर जोर देते थे, ठीक है, वो उसको हम लोग बोलते थे नेचुरल थियोलॉजी। तो इस पर उनका विचार जो था वो आधारित था विश्वास और तर्क पर, और उसके मेल से ही वो जो भी विचारधाराएं थी वो उसको वो प्रतिपादित करते थे, वो बताते थे अपना वो।
आधुनिक दर्शन मॉडर्न फिलॉसफी में जो थे दार्शनिक हमारे रेन डिकॉर्ड थे, जिनका कि मुख्य विचार जो था वो था कॉगिटो अर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये उनका मुख्य विचार था। ऐसी विचारधारा को वो लेकर आगे चले। जॉन लॉक अनुभववाद प्राकृतिक अधिकारवाद पर वो चले थे। डेविड ह्यूम संशयवाद अनुभव आधारित ज्ञान पर वो चले थे। यानी कि संशय जहाँ पर आपको लगे लेकिन, किंतु, परंतु, शायद, तो जहाँ पर भी सस्पेंस आता है ना, उसको लेके चले कि आप उसके बारे में खोजिए, उस चीज़ों को, उसके वहाँ पर आप नॉलेज को गेन कीजिए और अपने अनुभव से आधारित ज्ञान की प्राप्ति को वो जोर देते थे। इमैनुअल कांट, ठीक, इमैनुअल कांट जो थे वो नैतिकता और ज्ञान की सीमाएं, उनकी मुख्य विचार जो थी ना वो नैतिकता और ज्ञान की सीमाओं को लेकर के थी। ठीक है, तो ये मैं इसलिए इसको ये कर रहा हूँ ना कि मैं केवल पॉइंट वाइज इसलिए चल रहा हूँ ताकि जो आपका नोट्स है ना वो प्रिसाइज हो जाए, मतलब एक मतलब कि छोटा हो, मतलब सॉलिड होना चाहिए आपका नोट्स जो है ना वो सॉलिड हो। आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आते हैं ना, जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू आते हैं ना, वो सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना आपका इसी टॉपिक से बनता चला जाएगा। तो अगर आप इसका विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं या सुन भी लेते हैं तब भी आपका जो एमसीक्यू है वो आसानी से इसमें आ जाएगा, आप उसका ये कर पाएंगे। समकालीन दर्शन जो है कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, तो कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी में फ्रेडरिक नीत्शे जो थे उनका था कि गॉड इज डेड, यानी कि गॉड इज डीड है ना, तो शक्ति की इच्छा, विल इज पावर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो बताते थे कि शक्ति की इच्छा यानी कि विल टू पावर, यानी कि अगर आपको पावर चाहिए, शक्ति है, तो जहाँ पर आपका विल है ना, जहाँ पर विल का मतलब क्या होता है, मतलब कि एक अटूट विश्वास, ठीक है, कि आई विल डू इट, मैं इसको कर ही दूंगा, ठीक है, करूँगा। यहाँ जहाँ पर आपका दृढ़ जो होता है ना, दृढ़ इच्छा शक्ति होता है, वहाँ पर ये चीज़ आ जाता है। जीन पॉल सार्त्र अस्तित्ववाद और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उनका जो मुख्य विचार था वो आधारित था। लुडविग विटगेन्स्टाइन भाषा दर्शन, भाषा के दर्शन यानी कि फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज के प्रतिपादक थे ये। मिशेल फूफो सत्ता और ज्ञान का संबंध पर इनकी सारी विचार जो थे वो आधारित थे। तो अगर हम इसको संक्षेप में कहें तो वेस्टर्न फिलोसफी जो है ना, सवाल पूछने, सोचने और तर्क करने की परंपरा है, जिसने विज्ञान, राजनीति, नैतिकता और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव डाला। यानी कि उनका जो वेस्टर्न फिलोसफी जो था ना, अगर पूरे का पूरे सारांश हम कर लें तो सवाल पूछने, सोचने और तर्क करने की परंपरा है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी की, यानी कि पश्चिमी दर्शन के प्रमुख विद्यालय जहाँ से ये निकला, ठीक है। तो उसमें जाने के पहले अगर हम बात कर लें कि स्कूल क्या होता है, अगर हम बात स्कूल की करते हैं कि स्कूल क्या होता है, विचारधाराओं के समूह जिन्होंने एक विशेष ढंग से दुनिया, अस्तित्व, ज्ञान आदि को समझाया, उसको हम लोग स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो हर स्कूल का एक अपना दृष्टिकोण होता है, उसका एक अपना अप्रोच होता है और उसकी अपनी एक पद्धति होती है, उसका अपना एक मेथड होता है। तो स्कूल जो होता है ना, एक समूह होता है, विचारधारा, एक समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह है जहाँ पर अपने विचारों को आदान प्रदान करके सीखा जाता है ना, और आप वहाँ पर सीखते हैं और बहुत नई चीज़ों को जानते हैं। तो हर स्कूल का एक अपना दृष्टिकोण होता है, एक अपना अप्रोच है, ठीक है, लर्निंग अप्रोच होता है, टीचिंग अप्रोच होता है, उसका अपना एक मेथड होता है, ठीक है। तो वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी में सबसे पहला आता है रैशनलिज्म, युक्तिवाद, ठीक है। तो रैशनलिज्म क्या है, उसके मुख्य विचार क्या थे? ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है? तर्क, रीज़न, ना कि अनुभव। तो रैशनलिज्म जो था ये, इसका ये कहना था ना कि भाई ज्ञान का जो मुख्य स्रोत होता है वो तर्क होता है, तर्क से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब आप बहस करते हो, बहस करना अलग चीज़ होता है, तर्क होता है फैक्ट के साथ में बहस करना, और एक बहस होता है जो बिना फैक्ट का बोलते रहना, ठीक है। तो ना कि अनुभव, ये बोलता है कि अनुभव कुछ नहीं होता है, आप जो तर्क करते हो ना फैक्ट के साथ में, वही ज्ञान का मुख्य स्रोत है, ठीक है। हम तर्क के माध्यम से सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। तो सच्चाई तक कैसे पहुंचते हैं? क्योंकि आपके पास फैक्ट होता है, आपके पास उस तरह का रीज़न है जो आप देते हो वहाँ पर जब आप तर्क रखते हो तो, ठीक है। इसके जो मुख्य दार्शनिक थे, रेन डेकार्ट, बर्नार्ड स्पिनोजा, जैसे गॉटफ्रीड लेबनिज, ये सब जो दार्शनिक थे वो रैशनलिज्म यानी कि युक्तिवाद के प्रवर्तक थे, उसको वो मानते थे, उसको फॉलो करते थे। अगर आप उदाहरण की बात करते हैं तो डेकार्ट का एक कथन है, ठीक है, क्या है वो? कॉगिटो अर्गो सम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। और ये जो वाक्य है ना, ये दर्शाता है
कि तर्क से ही सबसे बुनियादी सच्चाई का पता चलता है। तो जब आप तर्क करते हो ना किसी चीज़ पे, जब आप फैक्ट के साथ में तर्क करते हो, पॉइंट के साथ में तर्क करते हो, तब आपको बुनियादी सच्चाई का पता चलता है। तो ये इसके मूल जो पुरजोर समर्थक थे और इस पर वो चलते थे, जिनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं युक्तिवाद। अब दूसरा जो आता है वो आता है एम्प्रिसिज्म, यानी कि अनुभववाद। अब इनका जो मुख्य विचार था वो क्या था, ज्ञान का मुख्य स्रोत इंद्रियों का अनुभव है, यानी कि सेंसरी एक्सपीरियंस, जो हम लोग सेंस से जो अनुभव लेते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, वही ज्ञान का मुख्य स्रोत है। ठीक है। अब इसमें आता है कि हम जन्मजात ज्ञान के साथ नहीं आते, हम अनुभव से सीखते हैं। तो बात भी सही है, जब बच्चा, जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सब कुछ ले करके तो नहीं आता है, सारी ज्ञान वो उसके पास तो जन्म के साथ ही नहीं आता है। लेकिन जो छोटा बच्चा है ना, वो धीरे धीरे अपने आसपास के सराउंडिंग से सीखता है, जानता है, और वो क्या हो गया, उसका वो लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस हो गया, यानी कि वो अनुभव से सीख रहा है, धीरे 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 अपने आप को वो परिपक्व करता है। ठीक है। तो आज भी हम लोग जो सीखते हैं ना, वो कहाँ से सीखते हैं, अनुभव से ही सीखते हैं। ठेस लगती है तो पता चलता है कि इससे नहीं टकराना था, चोट लग जाएगी, ये सब। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को अनुभव से ही समझ में आता है। प्रमुख दार्शनिक कौन कौन थे इसके, जॉन लॉक, जॉर्ज बार्कले और डेविड ह्यूम जो थे वो अनुभववाद के विचारक थे, और इनका मुख्य विचार जो था वो इंद्रियों के अनुभव पर आधारित था। ठीक है। लॉक का एक कथन है, टैबुला रासा, सफ़ेद स्लेट का सिद्धांत। तो बच्चे का मस्तिष्क जो होता है ना, जन्म के समय खाली स्लेट की तरह होता है, जिस पर अनुभव के द्वारा ज्ञान का भंडार बढ़ता है, ज्ञान का विस्तार होता है, ज्ञान लिखा जाता है। ठीक है। तो बच्चे का जो ब्रेन होता है ना, दिमाग जो होता है, वो स्लेट है, सफ़ेद स्लेट है, जो कि जन्म के समय में खाली रहता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उनका अनुभव बढ़ता है, सराउंडिंग से सीखते हैं, और उनका स्लेट वो भरता चला जाता है। तो ये एक लर्निंग का है। तीसरा था वो था आइडियलिज्म, आदर्शवाद। आदर्शवाद के जो मुख्य विचार थे वो क्या थे, वास्तविकता मूल रूप से मानसिक या फिर आध्यात्मिक प्रकृति की है। ठीक है। तो वास्तविकता जो होता है ना, रियलिटी, वो क्या था, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रकृति की है। भौतिक वस्तुएं चेतना के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती, ये इनके अपने विचार थे। ठीक है। अब इनके जो दार्शनिक थे वो कौन थे, दार्शनिक थे प्लेटो, जॉर्ज बर्कले और इमैनुअल कांट। तो प्लेटो ने जो दिया था थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, जॉर्ज बार्कले थे, उन्होंने भी अपना एक थ्योरी दिया। तो इस प्रकार से अगर बात करें उदाहरण का, तो प्लेटो का एक विचार था कि हमारे चारों ओर जो भौतिक वस्तुएं हैं, जहाँ जो जिस भौतिक वस्तुओं से हम घिरे हुए हैं, वे सच्चे आदर्श रूपों की केवल छाया मात्र है। ठीक है। तो हम जिस भौतिकवाद दुनिया में रह रहे हैं ना, तो ये हमारा जो चारों तरफ जो दिख रहा है वो क्या है, एक छाया मात्र है। ठीक है। तो उस पर उनका चलता था, वो बता रहे थे कि ये जो सिद्धांत था वो था आदर्शवाद का सिद्धांत, यानी कि ये बात करते थे वास्तविकता मूल रूप से आपका जो मेंटल और स्पिरिचुअल प्रकृति का होता है। भौतिक वस्तुएं जो होती है ना, वो चेतना के बिना अस्तित्व में नहीं रहती, यानी कि जो भी भौतिक वस्तु आपके आसपास में है वो चेतना के बिना नहीं रह सकती। जब आपके अंदर चेतना है, आप उसको समझते हैं, और उसी से उसका एग्जिस्टेंस वहाँ पर बना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिज्म, यानी कि अस्तित्ववाद। मानव अस्तित्व का मुख्य पहलू व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विकल्प और जिम्मेदारी है। अस्तित्व का कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है, हम अपने अर्थ खुद बनाते हैं। तो ये क्या था आपके पास, अस्तित्ववाद, अस्तित्व। तो जहाँ पर अस्तित्व की बात आती है ना, वहाँ पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, विकल्प और जिम्मेवारी, ये तीनों चीज़ आ जाती है। तो अस्तित्व का अपना कोई पूर्व निर्धारित तो अर्थ है नहीं, और हम लोग क्या करते हैं, अपने से उसका अर्थ बनाते हैं। हम अपनी जिम्मेवारी, अपने विश्वास, अपने विकल्प, अपनी स्वतंत्रता के आधार पर हम लोग अपना अस्तित्व को जिंदा रखते हैं, बना के रखते हैं, और उसको आगे बढ़ाते हैं। इसके मुख्य दार्शनिक कौन थे, जीन पॉल सार्त्र और फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की और अल्बर्ट कैमू। तो अगर इसमें एक उदाहरण देख लें अगर हम, तो सार्त्र का कथन था कि एग्जिस्टेंस प्रिसीड्स एसेंस, यानी कि हम पहले अस्तित्व में आते हैं, फिर अपने कार्यों के द्वारा अपना स्वरूप को गढ़ते हैं। यानी कि दुनिया में हम पहले आते हैं, अपने अध्ययन, अपने काम, अपने एक्शन से हम लोग क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं और अपने अस्तित्व, अपने स्वरूप को बनाते हैं। ठीक है।
तो जितना आप मेहनत करते हैं, जिस तरह से आप मेहनत करते हो, आप जिस तरह का काम करते हो, उससे आपका जो एग्जिस्टेंस है ना वो समाज में बनता है, आपका एक छवि बनता है, आपका एक अस्तित्व वहाँ पर कायम होता है। अगला जो आता है वो आता है व्यवहारिकता, प्रेगमेटिज्म। तो इसका जो मुख्य विचार था वो था कि विचारों और सिद्धांतों का मूल्य उनके व्यवहारिक परिणामों द्वारा तय होता है। इनका ये क्या मानना था कि विचारों और सिद्धांतों का मूल्य जो होता है ना, वो मूल्य उनके व्यवहारिक परिणामों द्वारा तय होता है। जो काम करता है वही सच है, ठीक है। तो जो काम किया वो सच है, जो काम नहीं किया वो सच नहीं है। यानी कि जो व्यवहारिकता में है, जो प्रैक्टिकली आपके लिए सही है वही सत्य है, जो प्रैक्टिकल नहीं है वो सत्य नहीं है। इसके जो मुख्य दार्शनिक थे वो थे चार्ल्स सैंडियर्स पियर्स और विलियम जेम्स जॉन डेवी। तो विलियम जेम्स का कहना था, मानना था कि कोई विचार तभी सही है जब वह व्यवहारिक जीवन में लाभकारी हो, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं ना कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ठीक है। तो ये एक व्यवहारिक चीज़ नहीं है। तो ऐसी बात, ऐसे विचार तभी सही माने जाते हैं जब वो सही मायने में आप उसको कर पाते हैं, आप उसको करने के लिए सक्षम हैं। जो व्यवहारिक होता है, जो प्रैक्टिकल होता है, उसको हम लोग यहाँ पर मानते हैं। अगला जो आता है स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। इसका क्या होता है? स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि मानव संस्कृति और भाषा के पीछे छिपे हुए स्ट्रक्चर का अध्ययन करना है। यानी कि मानव संस्कृति और उसके भाषा के पीछे जो उसका जो स्ट्रक्चर है ना, उसका पूरे अध्ययन करने को हम लोग स्ट्रक्चरलिज्म बोलते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म इन ढांचों को तोड़ना और यह दिखाना कि इसका मीनिंग, इसका अर्थ हमेशा स्थिर नहीं होता है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि मानव जो संस्कृति है ना और उसकी जो भाषा है, हम लोग बोलते नहीं है कि कोस कोस में पानी बदले और 10 कोस में पानी, ऐसा कुछ था। तो उसी तरह से होता है ये कि जो भी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म होता है वो बताता है कि वो ढांचा टूट जाता है, यानी कि समय के अनुसार जो होता है ना वो टूट जाता है, फिर नया ढांचा का फिर निर्माण यहाँ पर हो जाता है। यानी कि जो पुरानी संस्कृति होती है ना, जो पुरानी भाषा है वो नई भाषा से रिप्लेस हो जाती है, नई संस्कृति से रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। इनका इस पर मुख्य विचार इस पर था और उनका कहना था कि जो पुरानी संस्कृति होती है वो हमेशा कायम नहीं रहती है। मुख्य दार्शनिक कौन कौन थे इसके? फर्डिनांड डी सॉसियोर और मिशेल फूफो, जेम डेरिडा। इन्हों जो थे, जेम डेरिडा जो थे, ये सब थे। फूफो का जो सिद्धांत था ज्ञान और सत्ता, नॉलेज और पावर एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं। यानी कि जिसके पास ज्ञान है उसके पास पावर है, और जिसके पास पावर है उसी के पास सत्ता भी है, ठीक है। तो ये एक विचारधारा थी जो फूफो के द्वारा था। अगर हम इसको संक्षेप में बात करें हम लोग, तो संक्षेप में बात ये हो रहा है कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है, स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी, वो आपके पास 6 अलग अलग तरह का स्कूल है, ठीक है। रैशनलिज्म, जिसमें कि तर्क द्वारा ज्ञान दिया गया था, उदाहरण उन्होंने डिकार्ट का पढ़ा था। एम्पिरिसिज्म यानी कि अनुभव द्वारा ज्ञान दिया गया था। आइडियलिज्म मानसिक वास्तविकता के बारे में बात करती थी। और एग्जिस्टेंशियलिज्म व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आधारित था। प्रैग्मेटिज्म व्यवहारिकता पर यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच पर उसका चल रहा था। स्ट्रक्चरलिज्म भाषा और ढांचा जो कि कभी स्थिर नहीं होता है, वो बदलता रहता है। और ये सारे जो स्कूल हैं वो अलग अलग दार्शनिकों के द्वारा अलग अलग ढंग से, अलग अलग अप्रोच का उदाहरण है कि अलग अलग जो दार्शनिक हैं उनका अपना एक अलग अप्रोच होता है और उनका एक अलग मेथड होता है, जिससे कि वो ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, मोक्ष की तरफ जाते हैं और अपना ये करते हैं। तो अलग अलग दार्शनिक कई स्कूलों से, अलग अलग स्कूलों से भी वो प्रभावित होते हैं और वहाँ से भी अपना लर्न करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है ना, समय के साथ लगातार विकसित होती जा रही है, हो भी रही है, और पुराने विचारों को चुनौतियाँ भी मिल रही हैं। और जब पुराने विचारों को चुनौतियाँ मिलती हैं तभी जाकर के नए विचार का सृजन होता है और नए नए दृष्टिकोण आते हैं और नए नए ये चलता है। तो वेस्टर्न फिलॉसफी जो है वो अपने आप में नई नई चीज़ों को कर रहा है और विस्तार की ओर बढ़ता चला जा रहा है। और अलग अलग आने वाले समय में भी अलग अलग स्कूल्स बनेंगे, उनका अपना अलग विचार होगा, उनकी अलग विचारधाराएँ होंगी और उनके अपने अलग अप्रोच और मेथड से वो चीज़ चलता रहेगा। तो हम लोगों ने आज के क्लास में हम लोगों ने देख लिया कि वेस्टर्न फिलॉसफी क्या है, इनके कितने प्रकार हैं और इनके स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी के बारे में जान लिए, अलग अलग इनके जो फिलोसोफर थे उनके बारे में जान लिए।
तो ये जो मैंने नोट्स तैयार किया है ना, एक पूरा प्रिसाइज नोट्स है ये, एकदम सॉलिड, एकदम टू द पॉइंट नोट्स है ये, जो सभी कैंडिडेट के लिए काम आएगा जो कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो शिक्षक हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए नोट्स मतलब कि काम आएगा। आपका सॉलिड है ये, आप इसको पढ़ जाएंगे तो आपका एमसीक्यू भी ऑटोमेटिक आपका इसमें क्लियर हो जाएगा। और पूरे क्लास के बाद मैं सभी क्लास पर आधारित एमसीक्यू भी मैं आप लोगों को दे दूंगा। उसका भी मैं 4 5 10 जो भी क्लासेस होंगे मैक्सिमम, उसको भी मैं करूंगा, जिससे कि आप लोग का एमसीक्यू भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो अगला टॉपिक हम लोग का होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तब तक